अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक टास्क फोर्स कायम की थी इस सेक्टर में कारोबार बढ़ाने के लिए, यहाँ पर कारोबार को बूस्ट देने के लिए। उस टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिशात ज़राए के मुताबिक पेश कर दी हैं। इन सिफारिशात में कहा गया है कि टैक्स में इस सेक्टर के लिए कमी की जाए। ज़राए के मुताबिक जो लेन देन में 3% FED होती थी उसको बिल्कुल ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। प्रॉपर्टी सेल्स टैक्स, बायर्स टैक्स को कम करने की सिफारिश की गई है, और साथ ही साथ 1 करोड़ तक की जो जायदाद है या घर ख़रीदने वालों के लिए ज़राए आमदन ज़ाहिर करने की शर्त को भी ख़त्म करने का कहा गया है, सिफारिश की गई है। अब इसके खिलाफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है और उनसे सिफारिश की है, उनसे गुजारिश की है कि रियल एस्टेट सेक्टर को सहूलतें ना दी जाएं, उनको ये जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो ना दी जाए, क्योंकि ये जो लैंड होता है, रियल एस्टेट सेक्टर है, ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है और ज़्यादातर जो काला धन है वो यहाँ पर पार्क्ड होता है। इस तरह की जो टैक्स इस्तिस्ना या टैक्स मराद दे के आप काले धन को प्रमोट करेंगे, और जो अहदाफ हैं इस वक्त मुल्क के कि आपने टैक्स जमा करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा और फॉर्मलाइज करना है इकॉनमी को, उस हदफ से आप पीछे हट जाएंगे। अब इस तरह अपने तज्जियाकारों से पूछते हैं कि हुकूमत का जो रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स कम करने के लिए प्लान है, ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? हमें खुसूसी तौर पर इस सेगमेंट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं अम्मार हबीब खान साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस एट IBA हैं आप, आसान अल्फाज में माहिर माशियात। उसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर साजिद अमीन साहब, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइएगा जो सिफारिशात अभी तक सामने आई हैं हमारे, आप इनको किस तरह से रिव्यू कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल एतराज़ उठा रही है, कितना वजन है उसमें? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये एक उसी तरह का पॉलिसी रिवर्सल है जो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है। हम पहले एक पॉलिसी लेते हैं और फिर उसके बाद उसको वापस ले लेते हैं। 2024-25 के बजट में एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आई थी इस सेक्टर के ऊपर, जिस पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हुई थी, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो, जैसे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कह रही है, एक आपकी इनफॉर्मल इकानमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है। तो बहुत ज़्यादा जो पार्किंग है मनी की वो वहाँ रहती है, और जो डायरेक्टली हर्ट करती है आपकी दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स को और उनके इंसेंटिव्स को। तो उस सिलसिले में मुझे लगता है कि जो आपका जो सवाल है कि ये फ़ायदा है या नुकसान है, हम इसको दो तरह से देख सकते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट इससे फ़ायदा क्या लेना चाह रही है। मेरा ख्याल दो चीज़ें हैं गवर्नमेंट के जहन में, कि एक तो ये है कि चूँकि ये अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी थी, तो शायद टैक्स रेट बढ़ाने से वो जो टैक्स को बढ़ाना था, ये टैक्स कलेक्शंस को बढ़ाना था, वो शायद उस तरह से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड है, कोई आपके पास डेटा नहीं है। दूसरे नंबर पर मुझे लगता है ट्रांजैक्शंस कम हो गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा है कि ओवरऑल जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस थी वो शायद इस पॉलिसी के बाद कम हुई हैं। एक और जो चीज़ मुझे लगता है गवर्नमेंट के जहन में शायद ये है कि ये एक बड़ा अहम सेक्टर है आपके GDP ग्रोथ रेट को बड़ी जल्दी से अप लेके जाने में, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने में। तो मुझे लगता है जो डाउनवर्ड रिवीजन हो रही हैं ग्रोथ रेट के अंदर, तो शायद गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भी कंपेंसेट करना चाह रही है। ये दो फायदे हैं जो इस वक्त देख रहे हैं। तो मुझे लगता है शॉर्ट रन में शायद ये फायदा तो गवर्नमेंट को होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में है ये इकोनॉमी के लिए ओवरऑल नुकसानदेह है। ये डिसइंसेंटिवाइज करता है आपके बाकी टैक्स पेयर्स को कि वो क्यों टैक्स दें, फिर सारी की सारी मनी इसमें पार्क हो जाती है। इसी तरह ये बेतमादी होगी हमारी पॉलिसी के ऊपर, अगेन जो पहले से है कि आप एक पॉलिसी लेके आते हैं फिर आप उसको वापस ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसको जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को, जो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की थी, उनको जारी रखना चाहिए। हाँ, इसका जो तीसरा एंगल है कि अगर कहीं कोई टैक्स एनामलीज हैं, कहीं अगर कोई डबल टैक्सेशन हो रही है, डुप्लीकेशन टैक्सेशन हो रही है, तो उसको दुरुस्त जरूर किया जाए। बट ओवरऑल गवर्नमेंट को ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि हम अगेन उस सेक्टर को जिसको हमने बड़ी मुश्किल से टैक्स किया था, हम उससे स्टेप बैक कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिसीज को उससे वापस ले रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में शायद गवर्नमेंट को वो फायदा हासिल हो जाए जो वो अचीव करना चाह रही है, बट लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए, हमारी टैक्सेशन पॉलिसी के लिए और ओवरऑल जो इकोनॉमिक पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ये नुकसानदेह होगी। अमार, आपकी इसके ऊपर क्या एनालिसिस है? क्या ऐसा हो सकता है कि हुकूमत जो अचीव करना चाह रही है वो इंसेंटिवाइज करके अचीव भी कर ले, लेकिन इससे इकोनॉमी को भी लॉन्ग टर्म हिट ना पड़े?
नहीं जी, देखें, बिल्कुल साजिद साहब की बात से मैं फुल्ली अग्री करूंगा कि लॉन्ग टर्म में तो इससे बिल्कुल हिट पड़ेगी, इवन शॉर्ट टर्म में ही पड़ेगी। होता क्या है कि जो कैपिटल होता है, जो भी सरमाया होता है, उसको आप दो तीन चीज़ों में लगा सकते हैं। या तो आप उससे कोई ऐसा काम कर लें जिससे किसी ना किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन हो, कोई चीज़ आप पैदा कर सकें। रियल एस्टेट में कुछ पैदा नहीं कर रहे होते, वही जो फाइलें होती हैं, वही जो लैंड होता है, वही आगे पीछे हो रहा होता है। उसी सरमाए को आप ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जिससे कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई चीज़ बन नहीं रही है, कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अभी भी जो हमें चाहिए, हमें ऐसी सरमायाकारी चाहिए जिससे हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर सकें। तो अगर हम फिर वही ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे जिससे रियल स्टेट में ही पैसा जाने लगे और वहीं पे जो है इम्पोर्टेड स्टील या मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू जो है थोड़ी बहुत हमें ग्रोथ ले आए, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जो पहले की जो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिस चीज़ों की बात कर रहे थे, वो रिफॉर्म बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। 6 महीने, साल, 2 साल के लिए एक ग्रोथ स्पर्ट आएगा, फिर एकदम से क्रैश हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी सरमाया है वो हम एक्चुअली लगाएं ऐसी जगह पे जहां से एक्सपोर्ट हो या कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, हम कोई चीज़ पैदा कर सकें, बजाय इसके कि हम उसी ज़मीन को आगे पीछे घुमाने में पैसा बनाते रहें। अमार, आप क्या सजेस्ट करते हैं, मुतबादिल क्या हो सकता है या एक बेहतर पॉलिसी क्या हो सकती थी अगर हुकूमत चाहती भी है कि एक तरह से डॉक्यूमेंट भी हो जाए, थोड़ा सा बूस्ट भी मिल जाए इकोनॉमी को? बहुत आसान चीज़ है कि अगर इस तरह जिस तरह कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए तक जो है आपसे पूछा नहीं जाएगा किसी भी चीज़ का, कि वेरिफिकेशन नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम क्या है क्या नहीं है। इसी चीज़ तरह आप दूसरी सरमायाकारी में भी कर सकते हैं। अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना चाह रहा है, अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना चाह रहा है, आप उनको अलाउ कर दें। सिर्फ ये रियल स्टेट में ही मौत क्यों अवेलेबल है? हमें ये चाहिए दूसरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी, उस चीज़ को आसान करें बजाय जे उसमें मुश्किल करें। अगर कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, आप उससे बोल नई इंडस्ट्री लगा रहे हो, उसका टैक्स रेट कम कर देंगे। क्यों रियल स्टेट में ही टैक्स रेट क्यों कम करें? किसी सरमायाकारी में या किसी प्रोडक्शन के काम में टैक्स रेट कम क्यों ना? तो जो चीज़ आप रियल स्टेट में करना चाह रहे हैं वही चीज़ आप दूसरी इंडस्ट्रीज में करेंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो या कोई प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो, तो उसमें ज़्यादा फायदा हो सकता है बजाय ऐसे कि हम सिर्फ रियल स्टेट में करें। साजिद साहब, आपकी क्या तजवीज़ है इस सिलसिले में? क्या बेहतर पॉलिसी हो सकती है? जी, मेरा ख्याल है पहली तो बेहतर पॉलिसी किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का असूल है कि वो फेयरनेस के असूल पे हो, वो इक्वल असूल पे हो कि तमाम सेक्टर्स को आप इक्वली सही करें, उनको इक्वली ट्रीट करें उसके अंदर। दूसरे नंबर पे मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर दुरुस्त करने की ज़रूरत है टैक्सेशन पॉलिसी में। मसलन आप अगर कोई फाइल भी खरीदते हैं सिर्फ, तो आप पे टैक्स लागू हो जाता है, बैलेटिंग नहीं हुई होती, आपको प्लॉट नहीं मिला होता, बट आपके ऊपर एक वो टैक्स जो है वो लागू हो जाता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको दुरुस्त ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मैसेज है गवर्नमेंट का वो बिल्कुल यही होना चाहिए कि हम डॉक्यूमेंट करेंगे, हमारी जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है वो रहेगी। क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी फिर आप उसको टैक्स को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनको भी फिर ये अंदाजा होगा कि अगर इन्होंने रियल एस्टेट से वापस ले लिया है तो फिर हम क्यों टैक्स दें, जहां पे 45% टैक्स तक की जो एक अप्रोच है। फाइनली मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट के लिए एक लेसन है इसके अंदर, और जो हम हमेशा से बात करते आए हैं, हमारे यहाँ या तो कोई पॉलिसी होती है या नहीं होती है, या कोई टैक्स होता है या तो बिल्कुल नहीं होता, या फिर हम 45% पे चले जाते हैं यकदम। तो वो जो एक ग्रेजुएशन का प्रोसेस है, वो जो एक सस्टेनेबल मॉडल है टैक्सेशन का, हमें शायद उसकी तरफ भी अडॉप्ट करना होगा। एक लॉन्ग टर्म हमारे लिए एक लेसन होना चाहिए। बट ओवरऑल इस वक्त जो है, नंबर 1 गवर्नमेंट को ये टैक्स पॉलिसी रखनी चाहिए, अगर एनोमलीज हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए, बट ओवरऑल मैसेज ये नहीं होना चाहिए कि हम दोबारा से एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को वापस लेके एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए, ताकि हम कुछ टैक्सेस को, रेवेन्यूज को बढ़ा सकें और कुछ पॉइंट ग्रोथ में ऐड कर सकें, ताकि एक अच्छा ग्रोथ नंबर जो है वो हमें मिल सके। अच्छा, एक पंजाब में भी हमने देखा है टास्क फोर्स बनी है और अनडेवलप्ड लैंड से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा इक़दामात हो रहे हैं। अमार, आपका क्या ख्याल है, क्या विफाकी हुकूमत भी यही सोच लेकर चल रही है कि किसी तरह से इंसेंटिवाइज़ किया जाए हाउसिंग को, लोगों को, और वो जो अनडेवलप्ड लैंड का अनटैप्ड सेक्टर है इस वक्त, उसको ज़रा हाईलाइट करने के लिए ये सारे इक़दामात लिए जा रहे हैं? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। देखें, उसमें मकसद क्या है? असल मकसद है कि क्या हाउसिंग हम क्रिएट करें और उससे हाउसिंग सस्ती हो, लोगों के लिए ज़्यादा घर अवेलेबल हो। दैट इज अ सेपरेट पॉलिसी डिसीजन। जो हमारे यहाँ ज़्यादातर काम होता है वो ये होता है कि जी लैंड पार्सल मिल जाते हैं और उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन इज सेपरेट, लैंड ट्रेडिंग या उसकी डेवलपमेंट जो है दैट इज सेपरेट।
कंस्ट्रक्शन में फिर भी एक हद तक जो उसका थोड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि लोगों को जो है घर मिलता है, एक रोजगार लगता है, एक वो चीज शुरू होती है, तो वो उसकी एक बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी होती है। यहाँ पे जो पॉलिसी अनलॉक की बात हो रही है वो लैंड ट्रेडिंग की पॉलिसी की बात हो रही है कि जी लैंड की जो ट्रेड है उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो FED है, उस पर जो विद होल्डिंग टैक्स है, उसकी जो है वो एडजस्टमेंट हो जाए, वो कम हो जाए, ताकि उसमें जो ट्रेड है वो ज्यादा होना शुरू हो जाए। तो वो तो वही वाली बात है कि अगर सरमाया है आपका, अगर एक सरमाया जो है एक जमीन से दूसरी जमीन की कीमत में जा रहा है, तो उससे मुल्क का या किसी और का फायदा नहीं हो रहा, कोई चीज प्रोड्यूस नहीं, ना ही कोई नौकरी जनरेट हो रही है। ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए कि जी क्या आउटपुट हो रहा है, क्या कितनी नौकरियां उससे जनरेट हो रही है, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसमें तीनों में से कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या इस चीज को फैसिलिटेट करने से इकॉनमी का क्या फायदा है फिर? अच्छा साजिद साहब ये बताइएगा, क्या हुकूमत की बैक ऑफ द माइंड ये भी थिंकिंग हो सकती है कि अगर हम थोड़ा सा इसको इंसेंटिवाइज करेंगे, जितना काला धन या इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो शायद इस तरफ रागिब हों और वो आके इन्वेस्ट करें और कहीं ना कहीं उनको डॉक्यूमेंट करने का चांस मिल जाए। आई नो अ फार शॉट, बट क्या ऐसा हो सकता है? अलीना, दो पॉइंट्स। इससे पहले एक, मुझे लगता है कि चूंकि हमने अभी रियल एस्टेट सेक्टर को नया टैक्स करना शुरू किया है, तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट शायद कंफ्यूज कर रही होती है आपकी जो लैंड्स हैं, जो रियल एस्टेट और जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को इसके लिए शायद 2 सबसेट ऑफ पॉलिसीज लाना पड़ेंगी कि जो आपकी लैंड परचेज और उसके लिए एक अलहदा से है, और आपकी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो किसी भी इकानमी में बड़ी अहमियत का अमल होता है, बड़ी हद तक वो बैकबोन होता है और बहुत ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशंस होती हैं। 30-40 के करीब सेक्टर्स उससे जुड़े होते हैं। आपका सीमेंट है, स्टील है, लेबर है, पेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए अगर हमें कोई इंसेंटिवाइज करना है तो हमें ज़रूर उसको करना चाहिए, क्योंकि उसका एक बड़ा लार्जर कंट्रीब्यूशन होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका सवाल था कि डॉक्यूमेंटेशन थ्रू जो हम ये देते हैं, एग्जेम्पशंस देते हैं, जो स्कीम्स, ये हमने बहुत देखी हैं। हर गवर्नमेंट जो है वो एमएनएसटी लेके आती है। हमने बहुत सारी एमएनएसटीज को फेल होते देखा है। तो मुझे लगता है कि इससे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एमएनएसटीज हमेशा फेल हुई हैं और एमएनएसटीज ने एक्चुअली हमें हर्ट किया है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन को हर्ट किया है 2 वजहों से। हमने SDPI में एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि किन मुल्कों में एमएनएसटीज पास हुई हैं, बेहतर हुई हैं, इफेक्टिव हुई हैं। 2 कंडीशंस थी उसकी बुनियादी तौर पे। एक तो रेट्स बहुत हाई थे। हमारे यहाँ उसका अपोजिट होता है कि लो रेट आप रखते हैं ताकि लोग आ जाएं, जो कि एक्चुअली सिग्नल देता है कि गवर्नमेंट फेल हो रही है मुझे डॉक्यूमेंट करने में। तो इसलिए अब ये मेरे रहमो करम पे आ गई है कि देखें हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। तो वो एक्चुअली इनकरेज करता है आपको टैक्स नेट में ना आने के लिए। तो पहला तो ये था कि जो टैक्स रेट्स थे वो बहुत हाई थे एमएनएसटी पे। आप इंडोनेशिया की मिसाल ले लें या बाकी और भी ले लें। जो दूसरा बड़ा फैक्टर था, जो रिपीटेड एमएनएसटीज हैं, हर आने वाली एमएनएसटी ने पहले वाली एमएनएसटी से बुरा किरदार अदा किया है, अंडर परफॉर्म किया है, और बल्कि उल्टा इनकरेज किया है टैक्स एवेजन्स को, टैक्स नेट में ना आने को, और डॉक्यूमेंटेशन को हर्ट किया है बुरी तरह से। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट के ज़हन में कहीं ये ऑब्जेक्टिव है भी तो ये फेल नहीं होगा। बट आई विल रीआइट्रेट कि मेरी अपनी एनालिसिस के मुताबिक इस वक्त जो हुआ है, एक तो हमारे रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आ रहा है, बहुत ज्यादा है, कुछ 468 बिलियन के करीब का टैक्स शॉर्टफॉल है इस वक्त तक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा जो है वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, नेगेटिव लो ग्रोथ में है, और जिसकी वजह से ग्रोथ रेट जो है वो भी रिवाइज हुए हैं डाउनवर्ड। अगर आप देखें IMF वगैरह ने, वर्ल्ड बैंक ने, ये सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट का जो विजन है वो 2025 के जब नए बजट तक जाने तक जो है वो ग्रोथ रेट को थोड़ा सा सस्टेन करना है, जिसकी वजह से ये पॉलिसीज आ रही हैं जो इन द लॉन्गर टर्म आपको हर्ट करेंगी। अच्छा अमर, 2 सवाल हैं। कोई भी गवर्नमेंट का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। अमर, कोई और तरीका या कोई और तजवीज़ आपकी है कि हुकूमत अपनी जो गोल्स हैं, अपनी जो ये डेफिसिट है उसको पूरा कर ले, इस तरह के इकदाम लिए बगैर? देखें, इसमें फिर वही है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव अगर ये है टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना, तो वो इस तरह शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता। इस तरह बहुत ही, जैसे साजिद साहब ने बोला कि वो मतलब कुछ ना कुछ करके आपने एमनेस्टी दे दी, हाई टैक्स रेट कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत आ जाएगा, मगर वो लॉन्ग टर्म आपके लिए नुकसानदेह होगा। और एक और मैं आई विल से कि एमनेस्टी इसलिए नहीं चलती क्योंकि जब आप हर 2 साल 3 साल बाद कोई ना कोई एमनेस्टी आती है तो आपने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी होती है कि ये चीज आती रहेगी, तो जिसको आज नहीं करना होता वो
अगले 2 साल का वेट कर लेता है। तो इसी तरह तो जो एक स्पिरिट होती है उस चीज की वो कंप्लीटली लूज आउट हो जाती है। जहां तक तजवीज की बात थी, हाई ग्रोथ रेट अगर चाहिए, ग्रोथ रेट हमें किस तरह चाहिए? अभी जो हमारा ग्रोथ आती है इकोनॉमी की, कंजम्पशन के थ्रू आती है। हम बहुत सारा कंज्यूम करते हैं और वो कंजम्पशन जो है लार्जली इंपोर्टेड चीजों की होती है। हमें ग्रोथ चाहिए इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ, यानी कि सरमायाकारी और सरमायाकारी से ग्रोथ, और वो सरमायाकारी ऐसी चीजों में होनी चाहिए जिससे कुछ ना कुछ हम पैदा कर रहे हो, कुछ पैदावार हो। तो हाँ, ये चीजें अगर एमनेस्टी देनी है तो आप शायद किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर गए, इंडस्ट्रियल एमनेस्टी हो कि जी आपने कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगा ले, कोई नहीं पूछेगा, उसे फायदा तो होगा, नौकरियां तो जनरेट होंगी। यहाँ पे जो एमनेस्टी पैसे देते हैं हम रियल एस्टेट और इस टाइप की चीजों के लिए देते हैं। इस चीज को अवॉइड करके कुछ ऐसा करें जिससे एक्चुअली कोई पैदावार बढ़े। तो अगर इफ देयर इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी डन, इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए, इसके लिए अगर कोई टैक्स ब्रेक्स हो या कोई इस किस्म का जिसे वो कहा जाए कि एमनेस्टी हो, वो कंसिडर करना चाहिए बजाय इसके कि रियल एस्टेट के लिए। अच्छा अमर, ये भी हमें ज़रा बताइएगा, IMF, क्योंकि उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस भी दी थी और बार्स भी सेट की थी, क्या अगर हम इस तरह के कोई इंसेंटिव देते हैं जैसे अब रियल एस्टेट के लिए देने जा रहे हैं, तो प्रोग्राम के ऊपर कोई असर पड़ेगा या वहाँ से कुछ मजीद हार्शनेस आ सकती है? ये बहुत डिफिकल्ट होगा टू पुश थ्रू द IMF, क्योंकि अगर ये करेंगे, क्योंकि इसमें भी IMF का भी ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ आप किस तरह अटेन करें। ग्रोथ आप उन्हीं चीज़ों पे कर रहे हैं जिससे पहले कभी ग्रोथ पहले नहीं आई है या उससे, और ग्रे इकोनॉमी जो एक्सरसाइज बढ़ाई है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट होगी पुश करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अम्मार हबीब खान साहब। डॉक्टर साजिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और कॉम्प्रहेंसिव, लेकिन हमें बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि जो पॉलिसी हुकूमत लेके आना चाहती है, जो एटलीस्ट अभी तक सिफारिशात हमारे सामने आई हैं, वो किस तरह से फ़ायदा तो नहीं देगी, या कम अज़ कम ये हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म फ़ायदा हो जाए, लेकिन मुल्क के लिए जो हमारा बड़ा गोल है कि सही समत में डालना है और आगे जाकर एक सस्टेनेबल हमें मईशत चाहिए, उसके लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी, बल्कि नुकसानदेह होगी। सो एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद ज़रा सियासी मामला डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। आपको पता है मुज़ाकरात की बड़ी बातें चल रही थी और जब ये राब्ते होने की खबरें आईं तो एक उम्मीद की किरण भी जाग उठी थी, लेकिन कल 31 तारीख थी, मुज़ाकराती कमेटी तहलील होने की, हुकूमती कमेटी तहलील होने की आखिरी तारीख थी। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि वैसे हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया है कि ख़त्म हो चुकी है कमेटी, अब मज़ीद इसके ऊपर पेशरफ्त नहीं होगी फ़िलवक्त, लेकिन जो स्पीकर साहब हैं अयाज सादिक साहब, उन्होंने फॉर्मली डी नोटिफाई नहीं किया है कमेटी को, और साथ ही साथ ये भी ज़राए बता रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि बातचीत मज़ीद कुछ ना कुछ हो सकती है। ये दरवाज़ा क्यों खुला रखा है अयाज सादिक साहब ने? क्या उम्मीद है उनको इस प्रोसेस से? पसे पर्दा क्या चल रहा है, पर्दे के आगे क्या चल रहा है? ज़रा अपने तजियाकारों से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और सवाल इसके लिए यही कि क्या ये जो अयाज सादिक साहब का एक्शन है डी नोटिफाई ना करने का और उनकी उम्मीदें हैं, ये किसी मुस्बत पेशरफ्त का इशारा है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब मेसा स्टूडियोज़ में मौजूद, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ फ़खर दुरानी और इशाद भट्टी साहब भी मौजूद है। भट्टी साहब, आप कहिएगा, क्या समझ रहे हैं, क्या कुछ इस्लामाबाद की हवाओं में चल रहा है? कोई ऐसी खबरें हैं, कोई ऐसी पेशरफ्त है, पसे पर्दा भी और पर्दे के सामने भी, जिसका शायद स्पीकर साहब को पता है और उनको उम्मीद है, या ऐसा कुछ नहीं है? मैडम शेख, इतना ही कहूँगा, पसे पर्दा का आपने जिक्र किया तो पसे पर्दा बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर, और पर्दे के सामने इमरान खान साहब। अच्छी बात है मैडम शेख कि स्पीकर अयाज सादिक साहब को अभी भी उम्मीद है, और स्पीकर साहब देख लें, पीका कानून आप लाए हैं, देख लें हम कितने पॉजिटिव हो गए। आज आपकी उम्मीद पर सवाल रखा है हमने, तो अच्छी बात है, आपको सर उम्मीद है, आपने कोशिश भी की जितनी आप कोशिश कर सकते थे, और उम्मीद रखनी भी चाहिए, और क्या पता कल क्या हो जाए, लिहाजा दरवाज़े तो बंद नहीं करने चाहिए। वो फैज़ साहब का शेर है ना कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, मज़हर अब्बास साहब की नज़र ये शेर। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी एक शेर गुनगुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको उनसे वफ़ा की थी उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। जहाँ आज इमरान खान साहब ने पीका कानून की मजम्मत की और वो कहा कि मैं सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ, काश मैं आज होता, मैं उन्हें कहता कि सर आपके दौर में भी फ़रोग नसीम साहब और फवाद चौधरी साहब बगल में दबाए पीका फिरते थे और हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा था। लेकिन बहरहाल शुक्रिया इमरान खान साहब कि वो कहते हैं कि आज इस वक्त आज़ादी इज़हार राय को दहशतगर्दी बना दिया गया है।
जहां इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के ख़त जो इन 5 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने जो ख़त लिखा चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी को, चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, और ख़त में कहा कि अगर किसी हाई कोर्ट का कोई जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनाया जाएगा तो ये आइन से फ़्रॉड होगा। जहां इमरान खान साहब ने इस ख़त के साथ खड़े हुए उन्होंने जजों से इज़हार यकजहती भी किया, वहाँ इमरान खान साहब ने कहा कि अब हुकूमत से नो मुज़ाकरात, अब मुज़ाकरात होंगे अपोजिशन जमातों से, और कहा कि हम अपोजिशन जमातों को 1 पेज पर लाएंगे और ग्रैंड अलायंस बनाकर तहरीक चलाएंगे। और इमरान खान साहब ने आज फिर कहा कि आप अंदाज़ा करें जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के 4 हुक्म ना माने जाएं और हमें मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं, वहाँ हम क्या तवक्को करेंगे। और आपको पता है मैडम शेख के 349 सफ़ों का ख़त वो लिख चुके हैं जस्टिस अमीनुद्दीन को और जस्टिस याहिया अफरीदी को। तो इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात में हुकूमत ना संजीदा थी और ना इसके इख्तियार में कुछ है। एक दिन पहले इमरान खान कह रहे थे कि ये तो वो हुकूमत है जो नाश्ता भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती, लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया और ना सिर्फ हुकूमत को एक्सपोज कर दिया बल्कि ये गिला भी धो दिया कि हम सियासी जमातों के साथ नहीं बैठते और या इनसे मुज़ाकरात नहीं करते। अब हम मुज़ाकरात करेंगे और मैंने ड्यूटी सौंप दी अपनी पार्टी को कि मौलाना साहब और बाकी सारी जमातों को इकट्ठा 1 पेज पर करें। तो मैडम शेख बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर पर तो चूँकि मुज़ाकरात से पहले भी कोई तवक्को नहीं थी, इतना माहौल नहीं लग रहा था, इतनी आगे की चीज़ें नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल अब मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बैकडोर अगर कोई बातचीत है या होगी इस्लामाबाद की हवाओं फ़िज़ाओं में, तो वो अभी तक उसकी कोई बाज़गश्त सामने नहीं आई। लेकिन ये कोई ऐसा सुना जा रहा है कि शायद हो या शायद होगी। अच्छा। और मैडम शेख आखिर पे अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं आजकल वो रहीकुल मखतूम पढ़ रहा हूँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफ़ी उनकी हयात तैयबा पे। ठीक है। मैं अक्सर सोच रहा था मैडम शेख कि हम क्यों मुसलसल ज़वाल में जा रहे हैं। तो जब मैं मज़हब की तरफ यानी आज मुझे एक हदीस नबवी सामने नज़र आई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 चीज़ें अगर किसी कौम में होंगी या मेरी कौम में होंगी तो फिर 5 सज़ाएं भी होंगी। ठीक है सर। जब किसी कौम में बेहयाई एलानिया होने लगेगी तो ऐसी बीमारियां फैलेंगी जिनका इनके बुजुर्गों से कोई वास्ता नहीं होगा, मतलब नई नई बीमारियां आप देख लें। जब नापतोल में कमी होगी तो कैद साली, रोज़गार की तंगी और जालिम बादशाह। नापतोल में कमी ये भी है कि साफ़ी सच ना बोले, जज इंसाफ ना करे और वगैरह वगैरह। जब अपने मालों की लोग ज़कात देना बंद करेंगे तो आसमान से बारिश रोक ली जाएगी और बारिश कभी ना होती अगर जानवर ना होते। और जब अल्लाह और रसूल का ऐद तोड़ा जाएगा तो दूसरी कौमों से दुश्मन मुसल्लत कर दिए जाएंगे और वो इनसे वो कुछ भी छीन लेंगे जो इनके हाथ में होगा। IMF देख लें। और आखिरी बात जिसके लिए मैंने ये हदीस सुनाई, जब इमाम सरदार अल्लाह का या हुक्मरान अल्लाह के कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला इनको आपस में लड़ा देंगे। तो ये जो आपसी लड़ाइयाँ हैं इसमें बहुत सारे मुझे तो ऐसे लग रहा है कि लेफ़्ट राइट यानी हम पता नहीं कहाँ चले गए हैं, सारे लड़ी जा रहे हैं, सब लड़ी जा रहे हैं। चलिए अपने देखने का ज़ाविया है भट्टी साहब, आपने शेयर किया हमसे, शुक्रिया। मज़ीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुज़ाकरात जो चले थे, अब क्या वो ख़त्म हो गए हैं या अभी भी कोई उम्मीद है इसके बारे में। अच्छा फ़खर, ये जो चल रहा है सब कुछ, आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? क्या कोई गुंजाइश है अभी भी मुज़ाकरात की? क्योंकि हुकूमत भी एक तरह से फील कर रही है कि उन्होंने इतना इंतज़ार किया PTI का, लेकिन PTI वाले हमेशा ऐसे ही करते। शुक्रिया अलीना। मैंने ये प्रोग्राम में आने से पहले एक हुकूमती जो कमेटी के रुकन थे उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्योंकि उनकी तरफ से ही ये अनाउंस किया गया था कि 31 जनवरी को ये कमेटीज़ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी मुज़ाकरात, क्योंकि PTI मज़ीद नहीं करना चाहती। तो स्पीकर साहब ने क्यों नहीं किया अभी तक इसको डिज़ोल्व नहीं किया? तो उन्होंने खबर दी है, वो कहते हैं कि देखें ये जो कमेटीज़ थी ये बनाई गई थी, जो PTI की कमेटी थी वो इमरान खान की तरफ से बनाई गई थी और जो
हुकूमती कमेटी थी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से बनाई गई थी। ये कमेटीज़ डिज़ोल्व करने का जो अख्तियार है वो भी उन्हीं दो के पास है जिन्होंने ये कमेटीज़ बनाई थी। स्पीकर साहब के पास कोई नहीं थे, इख्तियारात ही नहीं थे, वो तो जस्ट एक फैसिलिटेट कर रहे थे। अब ये पीटीआई अगर नहीं चाहती मुज़ाकरात करना तो इमरान खान इसको डी नोटिफाई कर दें कमेटी को, तो ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वो भी जब ये इसका वो समझेंगे तो वो इसको डी नोटिफाई कर देंगे या डिज़ोल्व कर देंगे कमेटी को। तो इसलिए वो कह रहे हैं स्पीकर का इसमें ना कोई रोल है कमेटी बनाने में और ना ही कोई जो उम्मीद की खिड़की जो आप कह रही थी वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। और उसकी रीज़न मैं अगर आपको बताऊं कि इमरान खान का जो जब ये पस पर्दा भी मुज़ाकरात हो रहे थे तो तब भी इनसे एक ही शर्त या एक ही जो वो मुतालबा रखा गया था वो यही था कि एक तो जो मौजूदा निज़ाम है उसको चलने देना है, दूसरा उसके साथ साथ जो इदारों को और उसको ये टारगेट किया जाता है वो उसकी तरफ से तहरीक इंसाफ को इसको ख़त्म करना होगा या फ़िल वक्त इसको रोकना होगा। और तीसरा यही था कि सोशल मीडिया से इमरान खान अपना जो उनका अकाउंट है उसको भी और जो उनकी सोशल मीडिया टीम है उससे डिस्टेंस करना होगा। तो ये अगर हम देखें अभी रिसेंटली ये पिछले एक हफ़्ते से जिस तरह टारगेट किया जा रहा है दोबारा से पीटीआई की तरफ से भी और बिलखसूस इमरान खान के अपने अकाउंट की से जिस तरह दोबारा से ट्वीट्स किए जा रहे हैं वो, और उसके साथ साथ जो इन्होंने फिर अनाउंस किया है जो खैबर पख्तूनख्वा के नए जो सदर बने हैं जुनैद अकबर साहब उनकी तरफ से कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, उनका जो लाहे अमल नज़र आ रहा है, तो उससे बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ना ही जो सामने है और ना ही पस पर्दा कोई फ़िलहाल हो रहे हैं और ना ही कोई इसका इम्कान है। पहले भी मैं इस हवाले से बारहा ये बता चुका हूँ कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है ख़ास तौर के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और उन जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनकी तरफ से ये पहले भी था, लेकिन ये अब जो इमरान खान की तरफ से दोबारा एक वो किया गया है लाए अमल अख्तियार किया गया जारहाना पॉलिसी का, तो उससे बज़ाहिर यही लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ हमें ये देखनी होगी कि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है पाकिस्तान में उससे पहले हमेशा हमने देखा है कि पीटीआई की तरफ से ये इस तरह की जारहाना पॉलिसी, इस तरह के एहतजाज और इस तरह फिर से शहरों को बंद करने के हवाले से ये इनका वो किया जाता है। अब ये एक तो अभी 10 के बाद शायद वो तुर्की के जो सदर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उसके साथ साथ फिर आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए 8 ममालिक आएंगे, तो उससे पहले ये पीटीआई की तरफ से दोबारा से ये इस तरह की जारहाना पॉलिसी का जो ऐलान किया गया, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एकदम से बैक ऑफ कर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलते मुज़ाकरात में से उठ गई, वो ये हो सकता है मामला? देखिए अलीना, इनकी जो शुरू में ट्रंप से उम्मीदें थी वो तो अभी तक क्योंकि ये सामने नज़र आ रहा है कि जो ट्रंप की अपनी जो अमेरिकन सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं वो उसकी वजह से उनको वैसे ही वो नहीं है, फुर्सत नहीं है कि वो दूसरे किसी मुल्क की तरफ वो नज़र दौड़ाएं और इमरान खान की रिहाई के लिए कोई एक्टिव रोल अदा करें। तो इमरान खान की एक वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। मुज़ाकरात से उनको नज़र आ रहा था कि फ़िलहाल कोई इसका नतीजा नज़र नहीं आ रहा, तो अब ये फिर इनके पास वही जो एक आजमूदा इनके पास एक वो है फार्मूला है या लाए अमल है वो है चढ़ाई करना। अच्छा, मैं इसके ऊपर मजीद चाहूंगी बाकी दोनों तज्जियाकारों की भी राय लूं, बट मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा, हमने कल ये डिस्कस किया और क्योंकि आपकी एक हुकूमती ओहदेदार से बात हुई है तो वज़ीर आज़म ने क्यों बाकायदा मुज़ाकराती कमेटी ने राब्ता क्यों नहीं किया जो अपनी पार्लिमानी कमीशन की ऑफ़र है उससे पीटीआई के साथ, ये टीवी पे कह देना सिर्फ क्यों? देखिए अलीना, उसके लिए तो वज़ीर आज़म ने मेरे ख्याल है पहले ही ऐलान कर दिया है और एक दफ़ा फिर एक उन्होंने ऑफ़र की है कि वो पीटीआई के अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो हुकूमत की तरफ से अभी भी कोई इस तरह का इनकार नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से। जो इनकार किया गया है वो एक्सप्लोर कर रहे थे ना कि क्यों वज़ीर आज़म या करना चाहिए था उनको आगे बढ़कर या बाकायदा कोई राब्ता करते। बहरहाल सर, ये जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा बज़ाहिर लग रहा है बंद हो गया, बट क्या आपके ख्याल में कोई खिड़की खुली है अभी भी? जी, खिड़की तो खुली रहती है, वैसे भी सर्दियों में लोग खिड़कियां बंद करके ही बैठते हैं लेकिन स्पीकर का ये बात ठीक है कि स्पीकर का रोल तो एक फैसिलिटेटर का था। स्पीकर का रोल ये तो था ही नहीं, पहले दिन से ही नहीं था कि स्पीकर के पास का ना नोटिफाई करने का वो इख्तियार था ना डी नोटिफाई करने का इख्तियार था। तो मुझे नहीं पता ये ख़बर किस बुनियाद पे कि स्पीकर उम्मीद है, तो स्पीकर क्या जब दोनों फरीक ही मुज़ाकराती टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है तो लड़का और लड़की राजी नहीं तो कैसे निकाह पढ़वाएंगे काजी? बिल्कुल उल्टी हो गई। ये ज़िद और अना के मसले मसाइल हैं। देखिए सीधी सी बात ये, लेकिन जो
एक कंसर्न वाली बात है ये कि बीच में कोई तीसरा फरीक, और तीसरा फरीक मैंने फिर ये कहा, कल भी ये बात की थी कि तीसरा फरीक वो नहीं जिसकी ख्वाहिश या इमरान ख़ान या तहरीक इंसाफ रखती है, लेकिन पॉलिटिकल लोग, मौलाना फजलुर रहमान बहुत बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं एज ए मीडिएटर, और मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान को वो रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तहरीक इंसाफ से भी अब पिछले चंद महीनों बाद ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान क्यों नहीं कर रहे, ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मौलाना को ये रोल प्ले करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अच्छा है आज इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे जो ख्वाहिशात थी लोगों की और वो थे वो हमने पूरे कर दिए, हम अपोजिशन से। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद फ़ौरन बाद ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जाते खान साहब, तो मेरा ख्याल है आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। इवन 2024 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी अगर वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जाते तो तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा होता। बदकिस्मती से पिछले 1-1.5 साल में तहरीक इंसाफ ने सोलो फ्लाइट करके नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया, सियासी तौर पे भी जो उनको नुकसान हुआ, और इसीलिए हिचकिचाहट है। आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान भी ये बात कर रहे हैं कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया जो भी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही थी या उससे, और जमात इस्लामी भी खिंची हुई नज़र आती है, दीगर जमातें भी खिंची हुई नज़र आती हैं। तो अगर बिल्कुल ठीक बात है कि अगर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता है तो उसमें ज़ाहिर है सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुतालबात ही शामिल नहीं होंगे, जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनकी जो अपनी रिजर्वेशंस हैं और कंसर्न्स हैं वो भी शामिल होंगे। और ऐसा मैं इस नुक्ते को ज़रूर एड्रेस करना चाहती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, वापस आके इस नुक्ते को एड्रेस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाजी एक स्ट्रैटेजी या आगे एहतजाजी तहरीक का इरादा रखती है, अपोजिशन को एक साथ मिलाकर तो एक अलायंस बनाने का इरादा रखती है, बट उसके लिए भी क्या रास्ते खुले हैं या वहाँ पर भी शिकवे शिकायत बहुत थे जैसे लास्ट हमने सुना था? डिस्कस दिस आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इरादा रखती है एहतजाजी सियासत करने का और इसके लिए जितनी भी अपोजिशन की जमातें उनको इकट्ठा करना चाहती है, लेकिन भट्टी साहब क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसान भी होगा? क्योंकि लास्ट जब हमने चेक इन किया था तो काफ़ी शिकवे शिकायत भी थे, मौलाना साहब या बाकी जमातें तो, लेकिन जो सरबराह थे अचकज़ई साहब उनके भी काफ़ी गिले शिकवे थे। क्या है इसका स्टेटस? जी मैडम शेख, बिल्कुल गिले शिकवे भी हैं और वो दिलों की दूरियां भी हैं, ज़ाहिर है, और एक पीछे माजी भी है जब मौलाना साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अचकज़ई साहब का, जो अभी माजी करीब में जिस तरह अचकज़ई साहब को 2-3 मौक़े पे उनको नज़रअंदाज किया गया वो भी सामने है सब। और उससे अहम बात यह है कि ये जो ज़ीरो टॉलरेंस होगी, यानी अगर ये सड़कों पर आएंगे तो ज़ाहिर है जिस तरह हमारे सामने 26 नवंबर है, हमारे सामने पिछले 3 साल हैं, तो ज़ीरो टॉलरेंस होगी वो भी। और पिछले 1-1.5 साल से एहतजाज तो बड़ा पुरअसर करते हैं और लोग भी निकलते हैं और वो एक वो होता है, नुमाइंदगी भी होती है, लेकिन क्या वो उसका कोई हल नतीजा निकलेगा? पिछले 1-1.5 साल से तो नहीं निकला, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा एहतजाजी तहरीक शुरू करने लगी है, पेशावर से शुरू करने लगी है, और अभी इसके बारे में 8 फरवरी के यौम स्याह के बाद ये सारे इकट्ठे होंगे अपोजिशन जमातें और फिर आगे बढ़े। सर बट ये जुनेद अकबर साहब का इन होना, गंडापुर साहब का आउट होना, ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? ये मैडम शेख केपी की अंदरूनी सियासत भी है, इसमें कोई शक नहीं है। गंडापुर साहब को कुछ दिन और मिल गए हैं और कुछ बल्कि हफ्ते और मिले हैं और उनको कहा गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर करें। अब उन पे चेक भी होगा जुनेद अकबर साहब का जो आतिफ खान ग्रुप के हैं, और गंडापुर साहब के जाने से, केपी के जाने से मौलाना साहब थोड़े से कंफर्टेबल होंगे कि
एक और बंदा भी है KP में जो सदर है, वो उनसे बातचीत करेगा। लेकिन जुनैद अकबर साहब की मुझे एक समझ नहीं आ रही कि वो बहुत अचानक ही चौथे गियर में चले गए, बड़े अग्रेसिव, यानी बहुत अग्रेसिव हो गए हैं। ये अग्रेसिव अचानक हुए हैं? ऐसा नहीं होगा। ये फ़खर अचानक अग्रेसिव हुए हैं या फिर जैसे उन्होंने बताया कि कुछ हैं पार्टी में जो हॉक्स हैं, अब उनको आगे लाने का फैसला हुआ है, तो जुनैद अकबर साहब भी उनमें से एक और फुल थ्रॉटल जाएंगे। ये किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आने वाली पॉलिटिक्स है उसको अफेक्ट करेगा और कबूलियत भी खास अलीना देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी आप इनके PTI के कुछ लोगों से बात करें तो वो ये बताते हैं कि जो जुनैद अकबर साहब हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव या पार्टी का जो एक इनको सदर का ओहदा दिया गया है, तो उसके लिए आपको कुछ लीडरशिप स्किल्स और ये इस तरह की क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं कि आप इतने बड़े पैमाने के ऊपर पार्टी को मैनेज करना है। और फिर इस तरह ये जिस तरह ये ऐलान कर रहे हैं कि उसको लीड करते हुए ये पंजाब का रास्ता बंद कर देंगे, बाकी जो है वो इस तरह एहतजाज और इसके हवाले से, तो उसके हवाले से जितनी भी मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि इनको तो कभी जो वो पार्टी के जो एक ज़िलाई लेवल के भी वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो लीड करने का। तो ये एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है जो जुनैद अकबर साहब की एक कायदाना जो सलाहियत है उसके हवाले से और इमरान खान के डिसीजन के हवाले से भी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि क्या ये वाकई जुनैद अकबर साहब ये ख़ुद से वो इस तरह के वो जो ऐलानात हैं वो कर रहे हैं या कोई पीछे से कहा गया? तो इससे बज़ाहिर वो नज़र आ रहा है कि इमरान खान की ही जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि वो जो चौथा गियर है वो उसमें आया है। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि वो बाय नेचर जो है जुनैद अकबर साहब को इस तरह के अग्रेसिव माइंडसेट के जो एक सियासी लीडर हैं, जिस तरह के बाकी कुछ PTI के हॉकिश एलिमेंट हैं उस तरह के। बट साहब क्या ये जी भट्टी साहब, ये इमरान खान साहब ने चेंज की है पॉलिसी और ये उन लोगों को सामने लाए हैं जो जारहाना तौर पे आगे बढ़ेंगे। आलिया हमज़ा पंजाब में और इधर जुनैद अकबर साहब, आतिफ खान ग्रुप आगे, फिर उसके बाद अभी और तकर्रियाँ होने वाली हैं। कुछ को डांटा है इमरान खान ने कि और उनको कहा है कि आप ना मीडिया पर सही असर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, ना लोगों को नज़र आते हैं, तो वो भी करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं फ़खर, ये इमरान खान साहब की पॉलिसी है। सर मेरा सवाल ये कि मौजूदा माहौल में हमने देखा कि कुछ ना कुछ पिछले आधे साल में जो लाइटर हाथ रख के ज़रा स्पेस क्रिएट की गई थी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मज़ा साहब क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा या? देखिए, तहरीकों में मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को माजी की तहरीकों से कुछ सबक सीखना चाहिए, जो सियासी जमातों की, तहरीक इंसाफ की नहीं। कभी तहरीकों के दौरान आप इस तरह की तब्दीली नहीं लाते क्योंकि उसमें पार्टी के अंदर बदगुमानियाँ पैदा करती हैं। अब मुझे बताएं, अगर आपने अली अमीन गंडापुर और दूसरे लोगों को इस तरह तब्दील कर दिया है तो फिर वो तो एक्टिव नहीं नज़र आएंगे आपको और वो कोशिश करेंगे कि दूसरा कामयाब ना हो। PTI को ये सोचता है, अब आपने ऐलान कर दिया, जुनैद अकबर साहब ने ऐलान कर दिया सड़कें बंद करेंगे, ये कुछ करेंगे, तो फिर आप जॉइंट एक्शन कमेटी किधर गई आपकी? ठीक है, फिर वो अपोजिशन का मुत्तहदा महाज कहाँ चला गया जब आपने खुद ही तहरीक के लाएअमल का भी ऐलान कर दिया है? तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को ये तय करना है कि उसने सोलो फ्लाइट करनी है या ग्रैंड ओपोजिशन के जरिए। अगर ग्रैंड ओपोजिशन के जरिए मूवमेंट चलानी है तो फिर ये जो ऐलानात हैं ये फिर बेमाने से हो जाते हैं, और अगर खुद चलानी है तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है? बस एक लफ्ज़, ग्रैंड ओपोजिशन। ग्रैंड ओपोजिशन। फ़खर, एक वर्ड में जो भी आपने कहना है, बस एक छोटा सा मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था। देखें, ये जिस तरह इन्होंने आतिफ खान ग्रुप को ये आगे ला रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि अग्रेसिव आतिफ खान की पूरी सियासत देख रहे हैं, वो कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट इस तरह अग्रेसिव को अभी वो सियासत कर ही नहीं सकते क्योंकि वो एक बिजनेस फैमिली से उनका ताल्लुक है, जो बाकी भी उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है वो एंटी गंडापुर जो है वो ग्रुप को ला रहे हैं, उसकी बजाय ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप है PTI का वो उसको वो नहीं किया जा रहा। तो ये इमरान खान की मुझे नहीं समझ आई ये चॉइस के हवाले से कि ये आतिफ खान ग्रुप हो या जो जुनैद अकबर। भट्टी साहब थोड़ा समझा सकते हैं हमें ये चॉइस? ओके फ़खर, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब थोड़ा सा अगर मुख्तसरन हमें समझा सकें ये चॉइस। और प्लस कहा तो यही जाता था ना कि गंडापुर साहब, बल्कि हमें आप लोगों से खबरें मिली थी कि बुशरा बीबी साहिबा के हिमायत याफ्ता हैं, ये क्या हो रहा है एकदम से? नहीं मैडम शेख, उसमें तो मैंने बताया था ना कि जैसे इमरान खान साहब बहुत सारे मामलात पर नाराज़ हुए, बुशरा बीबी नाराज़ हुई गंडापुर साहब से, और इसके अलावा KP में ग्रुप बाजी भी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो भी गिला कर रहे थे, और जब GHQ हमला केस था तो बहुत सारे कारकुन आए और उन्होंने गिले भी किए। और
तो फिर ये आतिफ खान ग्रुप जो पहली मरतबा भी नज़रअंदाज हुआ, परवेज़ खटक भी नहीं बने, ये भी नहीं बने, महमूद खान की लॉटरी साहब कोई आपकी बात बाय नहीं कर रहे। देखिए और भट्टी साहब एग्री करेंगे इस बात से, तहरीक इंसाफ में भी कबूलियत और मकबूलियत का मसला है। परवेज़ खटक मकबूल हो रहे थे जब उन्होंने 2013 के बाद 2018 में 2/3 मेजॉरिटी से तहरीक इंसाफ जीती है। ये बात ठीक है कि इमरान खान का वोट था, लेकिन किसी ने तंजीम साजी की, किसी ने अपनी प्रूफ किया कि मैं 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी, उसके बाद उसको हटा के महमूद खान को ला के तहरीक इंसाफ ने फिर एकदम खैबर पख्तूनख्वा में, आप सिंध में देख लें तक कंप्लीट डिवाइडेड है तहरीक इंसाफ। आप केपी में देख लें, नहीं वो थे, इमरान खान के गिर्द ज़रूर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज आप तहरीक इंसाफ के 4 लीडरों से बात करें तो वो 4 मुख्तलिफ बातें करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।